ये सेकंड लेक्चर है हमारा फ्रिक्शंस का, जिसमें डाउट ले रहा हूं मैं। इंक्लाइन प्लेन पे अगर हमने ऊपर थ्रो किया सम वेलोसिटी v नॉट से, तो इसका अपवर्ड जर्नी के लिए डिस्लेशन से आया था g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। लेकिन जब वापस आ रहा था, व्हेन इट इज कमिंग डाउन, इन दैट केस इसका जो एक्सलेशन था, एक्सलेट जो कर रहा था वो था g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इजंट इट? एक्सलेट स्लो रेट से कर, मतलब एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड कम है बट डिस्लेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जाना है सेम डिस्टेंस। तो अगर एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो कम टाइम लगेगा, बिकॉज s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। सो टाइम ऑफ डिसेंट कम होगा, टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा, बिकॉज आते समय एक्सलेशन कम है ना। दिस विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट, बिकॉज a1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है a2 से, t1 लेस देन t2, अगर t1 t2 में कहें तो। ये क्लियर हुआ क्या? अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं और फिर हम लोग उसके प्रॉब्लम पे आएंगे। कोई ब्लॉक है और इस पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है? एक mg का लग रहा होगा। अभी सोचो, सिर्फ अभी हम लोग ये लिख रहे हैं ये सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, n, और इधर कोई फोर्स होगा, सपोज एक्सटर्नल फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्मॉल f। सो ये दोनों फोर्स इसलिए लग रहा है कि ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कहेंगे ये होगा n, और f का रिजल्टेंट ये हो गया। मतलब बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट कितना फोर्स लग रहा है, तो ये लग रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों कांटेक्ट फोर्स। कितना हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स? FC दैट इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट। क्यों? नाम से ही क्लियर है, ड्यू टू कांटेक्ट जितना फोर्स लग रहा है उसी को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल होगा। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से कुछ एंगल पे होगा, और ये कितना एंगल पे है? तो लेट्स वर्टिकल से लैम्डा एंगल पे है। सो व्हाट विल बी tan लैम्डा? f naught by f. Tan alpha will be f upon n। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो लैम्डा इंक्रीज होगा। इफ f increases then lambda increases। इस लैम्डा को बोलते हैं बच्चों, दिस लैम्डा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो एंगल हमेशा वर्टिकल से कंसीडर करना है।
वर्टिकल से कंसीडर, वर्टिकल से ही डिफाइंड है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किससे डिफाइंड है? वर्टिकल से। अगर वर्टिकल से एंगल जीरो है तो कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा। कोई बता सकता है कि लैम्डा मैक्स क्या हो सकता है? 90 डिग्री। 45। और थोड़ा सा सोचो। हमने कहा फ्रिक्शंस बढ़ाओगे, फ्रिक्शंस बढ़ाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। फ्रिक्शंस को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। क्या हम फ्रिक्शन इनफाइनाइट कर सकते हैं क्या? फ्रिक्शन का एक No, लिमिट है। सर 45 से कम रहेगा। नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली जो भी है, मतलब थोड़ा सा और सोच के बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज अ स्टैटिक म्यू एस है, म्यू एन। जब ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, वो कब मैक्सिमम होगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा एफ मैक्स बाय एन। और एफ मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाय एन, एन चला जाएगा। tan लैम्डा मैक्स कितना हो गया? म्यू एस। क्या मैंने सही बताया ये? यस सर। चलो लिख लो। अब ये ऐसा छोटा सा पार्ट हो गया थ्योरी का, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लिख लो इसको। कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू किस रेंज में होगा, उसके लिए देखो हमने यहां पे लिख दिया है एफ सी विल बी एन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, उससे ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू एन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या बेटर कह सकते हैं म्यू एस स्क्वायर। म्यू एस और म्यू के सेम है तो सिंपली म्यू लिखा। क्या ये सबको समझ में आ गया या किसी को एक्सप्लेन करना है मुझे? सर एक्सप्लेन करो ना। एक्सप्लेन कर दें। ये फ्रिक्शन फोर्स देखो, ये नॉर्मल एक्सेस कुछ है, एफ सी बढ़ते जाएगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स? एन स्क्वायर प्लस एफ मैक्स का स्क्वायर, एफ मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम, एन स्क्वायर प्लस एफ मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है? म्यू एस इंटू एल, एफ लिमिटिंग। क्या थर्ड क्लियर हुआ क्या? यस सर। मुझे लगा तुम्हें खुद से क्लियर हो जाना चाहिए था। किसी को डाउट रह गया इसमें? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक टर्म डिफाइन किया, कांटेक्ट फोर्स डिफाइन किया, और सब बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है। There is an inclined plane, there is an inclined plane जिसका इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। सपोज एक वुडन प्लैंक है, यहाँ पे हिंज लगा दिया और ऐसे ऐसे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। उस पे एक ब्लॉक को रख दिया, इंक्लिनेशन जीरो से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्लोली।
तुम देखोगे कि ब्लॉक रेस्ट में देयर इज ए पॉइंट जहां पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, उससे ऊपर कर दिए तो ये नीचे स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। कैन यू फाइंड दैट एंगल जहां पे वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा? Block is just about to slide. तुम्ही लोग सॉल्व करोगे, तुम्ही लोग थ्योरी डेवलप करोगे। एनीवन? अगर नहीं आंसर दिए मतलब तुम्हें फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा। tan थीटा। हाँ, tan थीटा कितना? tan theta is equal to mu. बहुत बढ़िया। tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। सारे बच्चों ने सही सही सॉल्व कर लिया। देखो इसमें करना क्या था, बहुत ही सिंपल। फोर्सेस कौन सा है? mg। इस mg का दो कंपोनेंट, इधर mg साइन थीटा और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा। एक फोर्स हो गया इधर n, ये mg साइन थीटा ब्लॉक को स्लाइड करना चाह रहा है, सो देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स अप द इंक्लाइन। अगर mg साइन थीटा बहुत बड़ा नहीं है, फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए कैपेबल है, तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा और फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर होगा। जैसे से ऊपर कर रहे हो ये mg साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा होगा बिकॉज थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिटेशन है, एक पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स इसको जस्ट बैलेंस करा, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स अब रोक नहीं पाएगा। तो जिस मोमेंट पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है उस समय फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। यहां पे n कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू एस। मतलब वो एंगल जिस एंगल पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है उस एंगल को एक नाम देते हैं थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा आर कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस, या अगर सिंपली म्यू एस म्यू के सेम तो tan इनवर्स म्यू। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। अगर कोई कहा जाए कि एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, हमने उस
इसका एक एंगल ऑफ रिपोज होगा ब्लॉक इंक्लाइन पेयर का। अगर मैं कहूं कि अभी मैंने इंक्लिनेशन थीटा जो है थीटा आर से कम रखा है और मैं पूछूं व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम से कम। म्यू एस और म्यू के है काइनेटिक। हाँ बताओ, किसी ने कुछ तो बोला। US म्यू एस इंटू एम जी। into n. ठीक है, मैं लिखता हूं if theta is inclination theta is less than theta r then friction force will be mu s into mg। एक ऑप्शन mu k into mg, mu s into mg sin theta सॉरी cos theta है ना, mu k mg cos theta और एक सर और म्यू देते हैं mg cos थीटा mg sin थीटा mg cos थीटा। अब देखना कौन कौन सा बच्चा बताता, 1 2 3 4 5 6 विच ऑप्शन इज Five. करेक्ट। Fifth. mg बहुत sin बढ़िया, जिसने theta. फिफ्थ का मतलब उसको समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। both will balance. सर क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चंस नहीं समझा, ठीक है मैं फिर से बोल देता हूं, मैं इसको क्वेश्चंस को अच्छे से लिखवा देता हूं, बहुत अच्छा सा है। लिखना, ये डायग्राम ड्रॉ करो एंड लिखो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा आर। थीटा आर क्या है, tan इनवर्स म्यू एस। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी थीटा जो है वो थीटा आर से कम है। करते 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 थीटा आर पे ले गए, थीटा आर पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा और देन और बढ़ाते जाएंगे तो स्लाइड करते जाएगा, फास्ट रेट से स्लाइड करेगा और फास्ट रेट से ऐसे होते जाएगा। मैं पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स जब थीटा ये है, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। बताओ यहां पे क्या लिखो आंसर। mu सार्थक, k into n. सार्थक यहां पे यही सवाल पूछा था सार्थक बोर्ड से। या अभी भी नहीं समझा सवाल? समझा सर। कोई ऐसा है जो सवाल नहीं समझा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो मोस्टली तुम सॉल्व कर लोगे। थ्योरी तो बहुत छोटा सा होता है। क्या होगा सार्थक बताओ, समझा तो? मैंने 4 ऑप्शन उधर लिखे थे, 5 ऑप्शन। मुझे लग रहा है नहीं क्लियर है अभी तक। Clear है सर। चलो आप तो बताना कि हाँ ये सही है आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाद में क्या होगा? mu k into n. mu k into cos n। theta। n कितना है? म्यू के mg cos थीटा। क्लियर ना? Yes sir। सर हाँ वो पहले वाले इसमें mg sin थीटा क्यों है वो नहीं समझा। क्योंकि जब स्लाइड नहीं कर रहा है, जब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टेबल है। हाँ सर। जितना जरूरत है उसको रोक के रखने का उतना ही लगेगा। नैन पटेल ओके क्लियर?
नैन पटेल, आवाज नहीं आ रही। Yes, निशांत sir. ठाकुर, Yes, sir. Clear. ठीक है। सर सेकंड वाला एक बार और। सेकंड वाला में तो स्लाइड करना शुरू कर देगा। जब स्लाइड करना शुरू करेगा तो बहुत ही आसान है। कितना होता है? म्यू इंटू एन। म्यू कौन सा? काइनेटिक। मैंने यही तो कहा कि थीटा आर पे एंगल ऑफ रिपोज तो क्लियर है ना कि एंगल ऑफ रिपोज किसको डिफाइन किया? वो एंगल जिस पॉइंट पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, उससे कम है तो स्लाइड नहीं करेगा, उससे ज्यादा है तो स्लाइड करेगा। आई होप कि सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यस क्लियर सर। तो मैं क्या करता हूं, अब इसमें एक ग्राफ बताता हूं। आईआईटी तो इतना पूछेगा। आईआईटी कैसे पूछता है सवाल, वो देखना। कह देगा कि ये एक्स एक्सिस पे थीटा ले रहा हूं मैं और वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूं, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। किसके किसके बीच में? फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस थीटा। और ये सवाल आ सकता है जेई में। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस थीटा। थीटा जीरो, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं। थीटा बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? mg sin थीटा। मतलब ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? mg sin थीटा। sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, Increasing. है ना? sin थीटा का ग्राफ ऐसा, और वो ऐसा होता। नाइन्टी डिग्री पे 1. यहां पे mg होता है ना। mg sin थीटा का ग्राफ है ना, तो sin थीटा इंटू, अगर सिर्फ sin थीटा होता तो यहाँ पे 1 होता 90 पे। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? ये हो गया थीटा आर सपोज। तो ये वाला जो रिलेशन है, ये फंक्शन जो है दैट इज वैलिड ओनली फॉर लेस देन थीटा आर। Isn't it? यस सर। Yes, sir. लेकिन जैसे ही थीटा आर से बड़ा हुआ, जैसे ही थीटा आर से बड़ा हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स अब इस रिलेशन से आएगा। कौन सा रिलेशन? ये म्यू के mg cos थीटा। मतलब ये ग्राफ हो जाएगा cos थीटा का। तो इससे पहले यहां से यहां तक का sin थीटा का ग्राफ ये ऐसा होता, बट इसके आगे sin थीटा का तो है ही नहीं। इसके बाद कौन सा ग्राफ है? cos थीटा का। cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना? Yes, sir. इसके बाद कैसा ग्राफ हो जाएगा? ये cos थीटा वाला ग्राफ हो जाएगा। जैसे ही स्लाइड करना शुरू किया, ये हो गया म्यूएस इंटू एमजी। एमजी कैसा? ये हो जाएगा म्यू के इंटू थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये cos थीटा का ग्राफ होगा, ये अलग होगा। और इसको अगर ऐसे बढ़ाओगे तो ये कहीं तो ऐसे जाएगा, म्यू के इंटू एमजी वाला रहेगा। ये म्यू के इंटू एमजी है, ये एमजी है। सो इसके इधर पार्ट रहेगा cos थीटा वाला पार्ट, और इसके इधर रहेगा sin थीटा वाला पार्ट। अगर म्यू के और म्यू एस सेम रहेगा तो ये दोनों पॉइंट जो थोड़ा सा मैंने नीचे किया, नीचे नहीं रहेगा, ये दोनों सेम ही पॉइंट से रहेगा। बिकॉज थीटा आर से जस्ट पहले म्यू एस इंटू एन लग रहा है, थीटा आर के जस्ट बाद म्यू के इंटू एन लगेगा, बिकॉज स्लाइड हो जाएगा। सो देयर आर माइन्यूट डिफरेंस जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। और जैसे इसका हमने दिखाया ऐसे ग्राफ,
तो ये थीटा पाई बाय 2 पे mg को टच करता, और ये वाला ग्राफ cos थीटा का है। अगर इसको कंप्लीट करूं म्यू के mg का, तो ये डॉटेड लाइन ऐसे दूंगा, दिस इज द डॉटेड लाइन। तो ये जो जाएगा वो जाएगा म्यू के इंटू mg। अगर ये ऐसे दिखाया है तो इसका मतलब हुआ कि म्यू के लेस देन 1 है, लेकिन यही ग्राफ ऊपर जा सकता है तो म्यू के मोर देन 1 होगा। ये थोड़ा डेप्थ में मैंने बोल दिया कुछ चीजें। दिस साइन लास्ट थीटा, वाला दिस कॉस स्टेटमेंट थीटा। फिर से रिपीट कर दीजिए ना। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। बहुत छोटे छोटे, ये तुम्हें किसी नॉर्मल इंडियन ऑथर के बुक में तो ये सब दिया नहीं रहेगा, वो तो कुछ भी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। मैं सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कर रहा हूं, mg साइन थीटा का ग्राफ। ये वैल्यू यहां पे mg है, ये है तुम्हारा पाई बाय 2। सॉरी, उतना अच्छा नहीं बोला। ये बताओ mg साइन थीटा का ग्राफ ऐसा समझ में आ रहा है? दिस इज पाई बाय 2, दिस इज mg। Yes, यस sir. सर। मैं ग्राफ ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ब्लू कलर से। f इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा का, अभी म्यू सिर्फ ले लिया। म्यू इज इक्वल टू लेस देन 1 है, तो ग्राफ में कह सकता हूं कि कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है, mg से थोड़ा सा छोटा म्यू mg। cos थीटा का ग्राफ पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है सर। ये तुम्हारा थीटा आर है, क्योंकि थीटा आर पे ही ये और ये इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। और अभी म्यू के और म्यू एस सेम ले लिया है, तो यही एंगल ऑफ रिपोर्ट है, थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। सो एक्चुअल ग्राफ मैं बताता हूं, जो अभी हमने ड्रॉ करने के लिए कहा, तो एक्चुअल ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ रहेगा थीटा आर तक। तो दिस इज, अब देखना रेड कलर का जो ग्राफ है, दिस इज आवर ग्राफ। और ये वाला, दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज, ये सब जस्ट एक्सट्रापोलेट किया हुआ। कोई बच्चा है जिसको दिक्कत है? ब्लॉक का, सॉरी, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन इंक्रीज करे थीटा 90 तक। थीटा अलग अलग थीटा पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, दिस इज द ग्राफ। लेकिन अगर कोई कह दे कि म्यू के और म्यू एस सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा म्यू एस, और म्यू के इंटू एन का, म्यू के इंटू कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होगा। म्यू के इंटू कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होगा। तो उस केस में ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये यहां से ऐसे गया और जैसे स्लाइड होगा शुरू हुआ, तो ये म्यू के इंटू एन लगेगा। सो दिस विल बी द ग्राफ।
इज इट क्लियर? ऐसे यहाँ पे जैसे स्लाइड करने से पहले ये, स्लाइड करने के बाद ये, थीटा पे ये। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को मेंशन किया। पार्ट पाटिल ज्वाइन हुआ क्या? पार्ट पाटिल क्लियर ये सवाल? Yes, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दिया। देखो दो ब्लॉक दे दिया है, M1 एंड M2। या अगर मैं वैल्यू नहीं दे करके मैं क्या करता हूं, इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, एंड केस 1 μ1 in is greater than μ2। देखना फिजिक्स, फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन में हमेशा तुम परेशान रहोगे। अभी इंक्लिनेशन कम है, छोटा सा इंक्लिनेशन है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन किस थीटा पे स्टार्ट होगा? ग्रेटर देन थीटा। सर जब वो tan थीटा μ2 के इक्वल होगा। tan थीटा, बहुत ही बढ़िया। पहले कौन स्लाइड कर, किसमें स्लाइड करने का टेंडेंसी पहले होगा? समझो, M2 M2 चाहेगा कि स्लाइड करे, M1 कहेगा नहीं यार मैं तो अभी रेस्ट में रहूंगा, मैं तो आराम कर रहा हूँ, M1 नहीं जाने देगा, तो M2 उसको पुश करेगा, है ना? M1 उसको रोक के रखेगा, लेकिन और थीटा बढ़ेगा, M2 और ज्यादा फोर्स से पुश करेगा, और एक पॉइंट पे M1 भी हाथ खड़ा कर देगा कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, तो दोनों स्लाइड करना शुरू करेगा। तो लिखो फाइंड थीटा when there will be non-zero normal reaction between M1 and M2, तो कहोगे that theta should be greater than tan inverse μ2, है ना? तो ये पहला सवाल, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है कि पहले ये M2 स्लाइड करना चाहेगा, जैसे ही M2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिपोज होगा वो मूव करना शुरू करेगा, M1 यहाँ पे रोक लिया,
नॉर्मल रिएक्शन होगा। दूसरा सवाल, find theta at which blocks are just about to slide. मतलब angle of repose for this combination. When theta equal to tan inverse mu1, इधर लगेगा m1g sin theta plus m2g sin theta डाउन द इंक्लाइन, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, इस पे भी मैक्सिमम और इस पे भी मैक्सिमम, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो tan inverse mu1 plus mu2. mu1 m1g cos theta plus mu2 m2g cos theta, है ना। सो tan theta will be mu1 m1 plus mu2 m2 divided by m1 plus m2। इस थीटा पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। अगर थीटा इससे tan थीटा इससे बड़ा होगा तो दोनों स्लाइड करेगा, इससे छोटा होगा तो दोनों रेस्ट में रहेगा, और अगर इससे भी छोटा हो गया tan इनवर्स mu2 से तो रेस्ट में रहेगा और दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, सर वो M1 को मूव कराने में वो M2 का जो नॉर्मल जो लगेगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा ना? m1 को मूव कराने के लिए m2 का नॉर्मल और m1g sin थीटा दोनों रहेगा, दोनों मिलकर इसको मूव करा देगा। मैं एक सवाल ले रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, क्या tan थीटा का वैल्यू बताना है, कितना आ रहा है। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मैसेज कोई भी कर सकता है, बोल के जो बताएगा वो बता देगा। कौन? शाही भट्ट गुजर। tan थीटा का वैल्यू माइक ऑन करके बताना है तुझे। ईशान, तुम्हारा कुछ मिस नहीं हुआ ना? अभी डिस्कनेक्ट हुए थे सर तो। वो mu1 क्या है सर? स्टार्टिंग का मिस हो गया था सर। अच्छा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना अभी। और शाही ने बताया सर माइक मेरा खराब है, कोई बात नहीं शाही। शाइमा ने आंसर बता दिया, tan थीटा का वैल्यू
चेतना ने भी बता दिया, अथर्व, नैन पटेल, अमोघ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबका आंसर सेम सेम आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। Not able to hear anything, ईशान का है। ईशान तुम्हारा माइक तो ऑन है, क्यों नहीं सुन पा रहे हो? अगर नहीं सुन पाए तो एक बार फिर से एग्जिट होकर के फिर से ज्वाइन करो। विधि, तुमने क्या आंसर दे दिया? 1 कैसे आएगा? गलती से टाइप तो नहीं हुआ? सर वो गलती अभी से जस्ट बताया ना कितना होगा, तो अभी तो सॉल्व किया था। tan थीटा μ1 m1 जी 0.4 into 5 plus μ2 m2 0.2 into 3 divide by m1 plus m2 8। सही किया ना? Yes, sir. Yes, sir. 0.2 तो कितना हो गया ये? 2.6. 2.6 by 8 है ना? divided by 1.3 by 4, जो भी ऐसे कर लिया। रफली किसी ने बता दिया अक्सर ये 0.325 होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, if theta is 37, then find acceleration of the blocks, दोनों साथ साथ मूव करेगा, also normal reaction between the two blocks. सर बोलो। सर हम दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हो, बिकॉज साथ साथ मूव कर रहा है इसलिए कर सकते हैं। दोनों का एक्सेशन साथ ही होगा, है ना? चूंकि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, सो तुम्ही लोगों ने भी कहा सर कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो जल्दी से मुझे निकाल के बता, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ये। हम लोग फोर्सेस देखेंगे। डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट है, 27.2 दोनों का mg ले लिया इंटू साइन 37 माइनस इसका फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स ये, एंड दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू टोटल मास 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया? 3.4
इतना देर कर रहे हो, अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं बताया। 3.4. 3.4 लॉक कर दे। हाँ सर। अब कर दो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताना, अब तुम लोग खुद से रियलाइज करो यार कि ये सवाल टफ तो था नहीं, तो तुमने मिस्टेक क्या क्या किया? कैलकुलेशन मिस्टेक किया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है, क्या सर किया? कितने मिस्टेक किए? सर मैंने एक वो किया कि दो किया, 3 मिस्टेक्स लिमिट किए? सर मैंने वो फ्रिक्शन डाला ही नहीं, सिर्फ मैंने भी। मोशन में ही कर दिया। चलो, किसी ने वो फ्रिक्शन नहीं डाला, किसी ने कैलकुलेशंस किया। चलो, लेकिन अब समझ में आ गया ना? अब सबको Yes, क्लियर? sir. सर। यस सर। Yes, sir. यस, गुड। चलो, किसी ने ऐसा लिख लिया μ1 प्लस μ2 इंटू mg 8g, ये भी गड़बड़ है। μ1 हाँ प्लस सर। μ2 अलग अलग, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इसका, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इसका, है ना? तो सी, अब जब एक्सेलेरेशन आ गया, निकालने के लिए पूछा भी था, लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम लेने से काम नहीं चलेगा। हमने बताया था अगर सिस्टम लेंगे तो ये नॉर्मल इक्वेशन से में नहीं आएगा, तो वी हैव टू कंसीडर आइदर दिस बॉडी और दिस बॉडी, किसी एक को कंसीडर करो और निकालो। तो देखते हैं कौन जल्दी सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन बताता है बिटवीन M1 एंड M2। दिस इज द रिजल्ट। किसका पहले आंसर आता है? अभी तक कोई नहीं आया। सो नॉर्मल रिएक्शन अगर हमने पूछा तो तुम्हें करना क्या था? 5 kg या 4 kg, सॉरी 3 kg, किसी एक का एफबीटी ड्रॉ कर लो। मैंने 5 kg का ड्रॉ किया। 5g sin 37 mg का कंपोनेंट प्लस n माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू n cos 37, दिस इज इक्वल टू, हमें एक्सेशन तुमने निकाल लिया था, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर लिया, ये लिख लिया m इंटू ए। शायमा ने बताया, अनिकेत ने बताया, लेकिन तुम लोगों से पहले मैंने ही कैलकुलेट कर लिया। चलो इस बार सही से आंसर देना बच्चों। एक ब्लॉक है और एक वर्टिकल वॉल से इसको हमें टच करके रखना, और मैंने इधर फोर्स लगाया। F का वैल्यू 20 न्यूटन लगाया। What will be the friction force on this block? क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा या स्लाइड करेगा? म्यू इक्वल टू 0.4 है। समीक्षा आंसर बताएगी। समीक्षा, पहला केस जब फर्स्ट केस F इक्वल टू 20 न्यूटन है, और फिर सेकेंड केस में F का वैल्यू इतना है। शुभम, तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए, टाइप करके भेजो कुछ, थोड़ा लगेगा कि इंटरेक्ट कर रहे हो। अथर्व ने बताया ब्लॉक विल स्लाइड, बहुत बढ़िया। अनिकेत ने बताया ब्लॉक विल स्लाइड। सर। यस, फर्स्ट केस में ब्लॉक विल स्लाइड, और जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक लगेगा। जी का वैल्यू 10 लेना है।
तो 20 न्यूटन। तो देखो ये 20 न्यूटन इधर पुश किया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल होगा 20। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ मैक्स दैट इज म्यू इंटू एन 0.4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। और इधर लग रहा है mg दैट इज 20 न्यूटन। क्या इस mg को ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर पाएगा? तुम कहोगे नहीं सर, नहीं। इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बॉडी विल स्लाइड। इसलिए अगर मैंने पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा तो आंसर विल बी 8 न्यूटन। एंड सेकेंड केस में फ्रिक्शन कितना होगा, 20 न्यूटन। सर सेकंड में इक्विलिब्रियम में रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया। बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो सेकेंड केस के लिए एफ मैक्सिमम निकाल लेते हैं। सेकेंड केस के लिए एफ मैक्सिमम होगा 0.4 24 इंटू 60 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। अगर मैं पूछूं सेकेंड केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो जिसने 24 आंसर दिया उसको पिटाई करने का मन करेगा मुझे। 20 स्लाइड कराने वाला फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स 24 तक लग सकता है, जरूरत तो 20 का ही है। 20 न्यूटन। मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा 24 आंसर बताएगा, 20 न्यूटन। नैन पटेल आंसर दे दिया। केस लिया μ1 यहाँ पे 0.3, μ2 इज इक्वल टू 0, और इस पे कितना फोर्स लगाए कि ब्लॉक्स मूव कर जाए। तो हालांकि यहाँ तो फ्रिक्शन लेस है, ये तो कुछ भी लगाओगे मूव कर जाता है, बट देखो ये स्ट्रिंग लगा है, जब M1 और M2 साथ में ही मूव करेगा, और M1 को मूव करने के लिए इधर कितना फोर्स चाहिए T, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F मैक्सिमम निकाल लो। और कुछ बच्चे गलती करते हैं, F मैक्सिमम F1 मैक्स म्यू 0.3 इंटू एन, एन 3g नहीं होगा, 3 + 2 इंटू जी होगा। तो सबने सही सही आंसर बताया। और सेकेंड पार्ट μ1 इज इक्वल टू 0.3 और μ2 इज इक्वल टू 0.2, देन व्हाट इज द मिनिमम फोर्स F? Minimum F to slide the block, to move the block. तो सवाल ये था, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन अपर सरफेस ऑफ M1, यहां पे क्या होगा? तो सुनना बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे लगता है कि रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा। तो देखो यहां पे M1 किधर जाना चाह रहा है, इधर। M1 इधर जाना चाह रहा है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इधर नहीं जाए, तो किधर लगेगा M1 पे, इधर लगेगा। राइट इज द करेक्ट डायरेक्शन। अगर मैं M2 के पूछता M2 के लोअर सरफेस पे, तो ये फोर्स लगा के M2 को मैं किधर मूव करने चाह रहा हूं, आगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आगे मत जाओ, इधर लगता। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा राइट। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सर क्लियर।
आज का लास्ट सवाल। Find maximum force F which is applied on M1 in horizontal direction so that both block move together. मतलब साथ साथ मूव करे, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो तो मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं? See, 105 न्यूटन। सर हाँ 10 बोलो। न्यूटन। वो 41 kg की 4 kg? अच्छा, ये 4 kg है, 2 kg और 4 kg। हाँ सर, तो अलग आएगा। 2 kg एंड 4 kg। चलो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बेसिक 3 सवाल आएगा है। सर फिर। ठीक है, जो भी है तुम मैसेज में टाइप करके भेज दो। अब मैं समझाता हूं, इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, कैसे सॉल्व करना है इसको। कंडीशन क्या है कि दोनों को साथ साथ मूव करना है। सुनना, दोनों को साथ साथ मूव करना है, तो इसका एक्सेलेरेशन पे कोई लिमिटेशन होगा क्या? M1 पे होगा नहीं, इस पे जितना ज्यादा फोर्स No. लगाएंगे उतना एक्सेलेरेशन होगा। M2 के ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन पे लिमिटेशन होगा क्या? होगा, यस। Yes. M2 को मूव कराने वाला फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन पे लिमिटेशन है ना? तो भी मैंने ये सवाल कर रहा हूं तो कर सकता हूं मैं सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखना है कि किसके एक्सेलेरेशन पे लिमिटेशन है, तो कहेंगे M2 पे। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ M2? कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो कहोगे कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, F मैक्सिमम जो भी होगा डिवाइड बाय मास M2। नहीं होगा ना, फ्रिक्शन ही तो है सिर्फ इसको एक्सेलेरेट कराने वाला। तो कहोगे इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो जाएगा म्यू, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू M2 इंटू G डिवाइड बाय M2। सही लिखा क्या? क्या M2 का एक्सेलेरेशन म्यू G से ज्यादा हो सकता है इस केस में? क्योंकि हमने तो फोर्स M1 पे लगाया है और साथ साथ मूव करना है, तो M1 का भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू G। अगर म्यू G ज्यादा कराएंगे तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। दैट मीन्स टू मूव टुगेदर
maximum acceleration of the system कितना हो जाएगा म्यू जी। दोनों साथ साथ मूव कर रहा है तो ये दोनों को एक सिस्टम ले लेते हैं। सो एफ मैक्स जो लगा सकते हैं, यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो लिखेंगे m1 प्लस m2 सिस्टम ले लिया इंटू ए मैक्स दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ए मैक्स इज म्यू जी। म्यू हमने 0.5 दिया था तो शायद आ गया 30 न्यूटन। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम फोर्स F विच अप्लाइड ऑन M1, तो यहाँ पे M1 प्लस M2 पे लग रहा है ना वो F मैक्स नहीं लास्ट इक्वेशन में। हमने तो M1 पे लगाया ना फोर्स। हाँ लेकिन सर लास्ट इक्वेशन में आपने लिखा कि F मैक्स इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू M मैक्स। हाँ अब मैंने इसको सिस्टम ले लिया। अगर मैंने सिस्टम ले लिया तो ये सिस्टम पे फोर्स है और सिस्टम न्यूटन्स लॉ में तुमने सिस्टम लेने की कोशिश किया होगा, बताया था मैंने भी शायद और आगे भी बताए होंगे। सिस्टम लेने से फायदा क्या रहता है कि इसका इंटरनल फोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिस्टम कब लेंगे न्यूटन्स लॉ ये सब में कि जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तभी तो लिख लिया m इंटू एल। लेकिन दोनों का अगर अलग अलग होगा तो मुश्किल होगा, तो हम अलग अलग ही करेंगे, है ना। या तुम अभी अलग अलग भी कर सकते हो। इस पे लिख लो मैक्सिमम, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, एक्सेलरेशन इतना होगा म्यू जी, और इस पे लिखोगे एफ इधर और फ्रिक्शन फोर्स वही पीछे। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही यस है। सर। अगर 30 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, ये एफ 30 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, देन व्हाट विल बी द रिलेशन, सॉरी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस। अगर 30 से ज्यादा लगा दिया तो रिलेटिव स्लिपिंग होगा। इसका एक्सेलरेशन तो कितना रहेगा म्यू जी के बराबर, और इसका म्यू जी से ज्यादा हो जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर इससे कम है, 30 न्यूटन से कम है, तो साथ साथ ही मूव करेगा। देखना एकदम समझो इसको, फ्रिक्शंस को समझो। अगर मैंने कह दिया इसी सवाल में जस्ट एक सब क्वेश्चंस टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने कह दिया F इज इक्वल टू सपोज 18 न्यूटन है, अब तुम लोग सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से बता सकते हो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ ही मूव कर रहा होगा, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा। पक्का ना? मुझे लगता है तुम इतना कंक्लूड कर सकते हो। यस सर। हाँ सर। लेकिन मैंने सवाल पूछ दिया इसमें तुमसे एग्जाम में कि कैपिटल F इक्वल टू 18 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है M1 M2 के बीच में? 18 न्यूटन। गलत आंसर जी, -1 मार्क्स। 10। रॉन्ग आंसर। 20। रॉन्ग आंसर। 19 कैसे होगा यार? तुम लोग सर आज लेस देन के 10। बड़ा मतलब उदास कर रहे हो। 15 न्यूटन। कितना? 15 न्यूटन। नो 12 न्यूटन। 0। नो। आज मतलब मुझे पहला वाला जे बैच नहीं दिख रहा है। लेस देन 9 न्यूटन। सब गेस वर्क कर रहा है कुछ ना कुछ, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया। 6। यस 6 किसने बोला? किसने बताया 6? मैंने बताया सर।
साइमा। नाम क्या है? साइमा। साइमा, बहुत बढ़िया साइमा। 6 इज करेक्ट आंसर। यार देखो 80 न्यूटन पे तुम्हें पता है कि दोनों साथ साथ मूव करेगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? 18/6 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं किसका एबिडी ड्रॉ करूं? मुझे लगता है M2 का ड्रॉ कर लेते हैं। M2 को कौन मूव करा है? फ्रिक्शन। M2 का एक्सेलरेशन इधर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन ही मूव करा रहा है। फ्रिक्शन मैंने पूछा है, एक ही फोर्स F इज इक्वल टू M into A 3 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। क्या ये सवाल टफ है क्या? तुम लोग न्यूटन लॉ पढ़ते हो यार, ये सब तो एकदम चुटकियों में सॉल्व करना है। क्या किसी को तकलीफ है कि हाँ सर 6 न्यूटन कैसे आ गया? पूछ लो। चेतना। सर वहाँ जो म्यू 0 है, तो अगर वहाँ पे म्यू का कुछ वैल्यू रहता तो फिर मैक्सिमम फोर्स कितना आता है वो बता दीजिए ना। हाँ वो अलग होगा, फिर वो सवाल करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन देंगे, फिर 1 2 3 ब्लॉक ले लेंगे, है ना। बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी तो जस्ट एक सरफेस पे दिया। पहला इसमें कॉन्फिडेंस ले आओ कि हाँ ये समझ में आ गया। क्लियर है सर। बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा था तो लास्ट ही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। PhD सर का लेक्चर। अभी फिर से देखो मैं म्यू ही दे रहा हूँ। यहाँ पे म्यू 0 दे रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट फ्रिक्शन म्यू है। पिछले सवाल में मैंने फोर्स कहाँ लगाया था? लोअर ब्लॉक पे। अभी लगा रहा हूं अपर ब्लॉक पे। और जिस तरीके से हमने समझाया, अगर तुमने उस तरीके से समझा तो ये जरूर बता दोगे फाइंड मैक्सिमम एफ so that both block move together। जिसने इसको सॉल्व कर दिया, M1 M2 म्यू के टर्म में बताना है। जिसने इसको सॉल्व कर दिया मतलब उसको 100% फ्रिक्शन समझ में आ रहा है। जिसने नहीं किया उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो ये होमवर्क रहा। होमवर्क क्या, मैंने आंसर बता दिया, तुम्हें खुद सोचना है। अथर्व ने सही बताया, लक्षिका रॉन्ग आंसर। अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स F सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ये 4 ऑप्शंस दिए, करेक्ट ऑप्शन डी है। क्यों डी है? थिंक अबाउट दिस। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।